हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस। असल में हमने पिछले वीडियो में जो कवर किया था वो पूरे पेपर को ओवरव्यू कवर किया था, लेकिन अब हम जो टॉपिक नेक्स्ट लेने वाले हैं वो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, हम इस चीज के ऊपर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और 2024 का पेपर हो चुका है, तो हमारे पास एक एवरेज अप्रोक्सीमेशन है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीलिम्स का सिलेबस जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। 100। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और इसमें ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें ऑन एन एवरेज एमपी का जो वेटेज होता है वो 35 से 40 क्वेश्चन का हमारा वेटेज होता है एमपी का। अब हम सिलेबस पे आते हैं। एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 10 है। 10 यूनिट में पहली यूनिट जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइडेड है। ये सभी जानते हैं कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में हिस्ट्री डिवाइडेड होती है। तो जो हमारा पहला बुलेट है वो सिलेबस में ऐड किया हुआ है और वो एंशिएंट इंडियन नॉलेज और कल्चर पे निर्भर है। जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है आर्यण्यक उपनिषद, आर्यण्यक वेदास, ये सब हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, कितने टाइप का कर्मा होता है, तीर्थंकर, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एंशिएंट और मेडिवल इंडिया को कवर करना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं मध्यकालीन और प्राचीन और मध्यकालीन भारत की। हम आगे बढ़ते हैं फिर इंडियन कल्चर हेरिटेज, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, फेस्टिवल्स के बारे में हमको पढ़ना है। सोशल, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसके फादर जो हैं हम बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय को, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के फादर हैं। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम उनके जो काम है इंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सिलेबस में तो हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे आ जाती है हमारी एमपी की हिस्ट्री। एमपी की इवेंट्स, जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, मेजर डायनेस्टीज हैं, जैसे कि होलकर हैं, सिंधिया हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन फ्रीडम मूवमेंट, एमपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, इस चीज के बारे में हमको पढ़ना है। एमपी के आर्ट स्कल्पचर्स के बारे में हमको पढ़ना है। एमपी की ट्राइब्स और उनके डायलेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। एमपी के फेस्टिवल्स, म्यूजिक, फोक आर्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। लिटरेरी क्रिएटर जैसे भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा जी जो हैं उनके बारे में, उनकी द्वारा लिखी हुई बुक्स के बारे में हमको पढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एमपी का रिलीजियस, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में हमको पढ़ना है। एमपी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे सांची हो गया, भीमबेटका हो गया और खजुराहो, ये 3 हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एमपी की ट्राइबल पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है। मुद्दे की बात यह है कि इस यूनिट में जो लिखा हुआ है ट्राइब्स के बारे में, ये ट्राइब हमको यूनिट 10 में भी पढ़ना है और जो लिटरेरी क्रिएटर्स और एमपी का कल्चर जो है वो 10th यूनिट में भी है। तो जो 10th यूनिट है प्रीलिम्स के सिलेबस की, अभी हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, आगे चल के हम बात करेंगे यूनिट 10 की। यूनिट 10 डेडिकेटेडली ट्राइब्स से रिलेटेड है, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा ट्राइब पाया जाता है इंडिया का, इस वजह से 10th यूनिट जो है वो ट्राइब्स की है। और यहाँ पे जितना भी जो आर्ट एंड कल्चर और ट्राइब मेंशन्ड है
वो हम यूनिट 10 में भी कवर करेंगे। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज है प्रीलिम्स में ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में है। इसमें माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स, हिल्स, लेक्स के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट फिनोमिना जो कि क्लाइमेटोलॉजी है, अल्निनो, लानिना, ये हमारे इंडियन मॉनसून को डेवलप और डिग्रेड करने के दो एस्पेक्ट्स हैं असल में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, मिनरल्स जैसे कि कोल हो गया, डायमंड हो गया, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप जो इंडिया के हैं, फूड सिक्योरिटी इंडिया की जो है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पूरी दुनिया इस चीज से परेशान है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, नेचुरल हैजार्ड और डिजास्टर, मेजर साइक्लोन्स, इस चीज में आता है अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ईस्ट इंडिया में साइक्लोन सबसे ज्यादा डेवलप क्यों होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं सिलेबस में, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। असल में इस चीज में हमको पढ़ना होता है सेंसस, जो कि 2011 का सेंसस है। ये हमारा लेटेस्ट सेंसस है जिस चीज के बारे में हमको पढ़ना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर्स, हिल्स, प्लेट्यूज। यहाँ पे जो हमको ज्योग्राफी पढ़ना है वो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कितने सीजन्स होते हैं, क्या टेम्परेचर है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एमपी का क्या है, इस चीज के बारे में हमको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल्स, जैसे ब्लैक सॉइल एमपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मेजर मिनरल्स जैसे कि डायमंड है, मैग्नीज है, एमपी का मेजर मिनरल है। कॉपर है, एमपी का ये मेजर मिनरल है। इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हमको जो ये टॉपिक है वो हमको एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं, मतलब हमको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड यूनिट में पढ़ना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, कहाँ पे कौन सा उद्योग है। जैसे कॉपर इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा बालाघाट जिले में मिलेगी। तो हमको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। ये असल में बात हो रही है सेंसस के बारे में। 2011 का सेंसस हमको यहाँ पे एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं, 5वीं यूनिट पे आते हैं। 5वीं यूनिट जो है वो असल में पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड एमपी के बारे में है। पॉलिटी पढ़ना है हमको इंडिया की और एमपी की। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन से आर्टिकल में संविधान में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको पढ़ना है संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा क्यों बनी, कौन से कंट्री से हमने क्या सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने कौन सी कंट्री से क्या लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कि पार्ट 20 आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है, इस चीज के बारे में हमको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट में क्या लिखा हुआ है, डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके आगे वाला बुलेट काफी इंपॉर्टेंट बुलेट है, क्योंकि ये बुलेट पहले एक यूनिट हुआ करता था, यूनिट 10, लेकिन 2024 के सिलेबस में इसको अब एक बुलेट के फॉर्म में दे दिया है। इसके आगे बढ़ते हैं, यहां से ये जो 3 बुलेट हमारे शुरू होते हैं ये हमारे एमपी की पॉलिटी के बुलेट हैं। इनका काफी ज्यादा वेटेज है कंपैरेटिव टू अबव बुलेट्स। आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाईकोर्ट, इन सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। मेनली आर्टिकल्स और नेम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर कौन था और वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट का गवर्नर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पंचायती राज के बारे में बात करेंगे, तो पंचायती राज के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। ये वाला टॉपिक जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये ऐड किया गया है, जो कि इस बार के सिलेबस में ऐड किया है। इसके आगे आते हैं हम, गुड गवर्नेंस इन एमपी। गुड गवर्नेंस इन एमपी से इस बार 2024 के प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपी का जो गुड गवर्निंग इंस्टीट्यूट है
वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो असल में भोपाल में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन 2024 के इस बार के प्रीलिम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। इकोनॉमी ऑफ इंडिया में सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस में दिया हुआ है, करंट सिचुएशन ऑफ एमपी इन इंडियन इकोनॉमी। एमपी का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन इकोनॉमी में कितना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सर्विस सेक्टर का क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स इन एमपी, इन चीजों के बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, तो महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है वो इंदौर में है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन एमपी। ये टोटल 17 गोल हैं। इसमें रैंक जो देता है वो नीति आयोग देता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे सोर्सेस को एक जगह इनकलकेट करके। इसके आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका क्या डेवलपमेंट रहा एमपी में और उनको लिए क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये इस बार का नया टॉपिक ऐड किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्वेश्चन इस बार के एमपीपीएससी के एक अदर एग्जाम में पूछा गया है कि कस्टर्ड एप्पल कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो वो सिवनी का है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्लेम करती है? इसको अगर हम हिंदी में बोले तो बोलेंगे बौद्धिक संपदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। अब यहां से इंडियन इकोनॉमी चालू हो जाती है। इसका वेटेज काफी कम है, जो कि पहले से प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में ये देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक और सेबी के बारे में हमको पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ हैं, जैसे कि G20 समिट जो कि इस बार इंडिया ने कंडक्ट करी थी, सार्क नेशन, एशियन कंट्रीज के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, 7th यूनिट पे आते हैं। 7th यूनिट जो है हमारी वो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट भी है। इसमें हमको साइंस पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट पढ़ना है और हेल्थ के बारे में पढ़ना है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक डेवलप्ड नेशन को बिल्ड करने के लिए। तो हमको 7th यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? प्राइमरी नॉलेज ऑफ बेसिक, प्राइमरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की जो मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे ऑर्थोपेडिक बोन से रिलेटेड होती है, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड होती है। इन सारी चीजों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, इस चीज के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि इंडिया का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा साइंस स्पेस सेगमेंट में, इस चीज के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि इस बार के पेपर में 2024 में क्वेश्चन आया था, मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम, ये कौन से ईयर में इंडिया ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है 2013। ये इस बार के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिएंट, माल न्यूट्रिशन के बारे में हमको पढ़ना है। जेनेटिक डिसीजेस के बारे में हमको पढ़ना है। फिर आगे हम आते हैं, हेल्थ पॉलिसी, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, कब लॉन्च करी गई थी, कौन से मंत्रालय के अंदर ये आती है। फिर ये वाला टॉपिक ऐड किया गया है, इन्फेक्शियस डिसीजेस, उनके प्रिवेंशन और हेल्थ इंडिकेटर के बारे में हमको पढ़ना है। इसके आगे हम आ जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये टॉपिक रिपीट है, ये आगे भी हम बात कर चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वहां पे हमको एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। इसके आगे हम बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। ये असल में एनवायरमेंट का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में एनवायरमेंट मेंशन्ड है ऊपर यूनिट में ही, तो हमको यहाँ पर एनवायरमेंट को पढ़ना है। ठीक है,
फिर हम नीचे आ जाते हैं पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे जो नेचुरल कैलामिटीज आ रही है और उसका मैनेजमेंट। तो ये असल में पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन असल में मेन मेड डिजास्टर है, और मेनली तो मेन मेड डिजास्टर ही है। असल में ये नेचुरल डिजास्टर भी है। कैसे? अगर हम बात करें वॉल्केनिज्म की, तो वॉल्केनो से जो एयर पॉल्यूशन होता है वो नेचुरल डिजास्टर में आता है। तो पॉल्यूशन असल में मेन मेड डिजास्टर भी है और नेचुरल डिजास्टर भी है, मगर मेनली आज की डेट में ये एक मेन मेड डिजास्टर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 8 और 9 के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 डेडिकेटेडली करंट अफेयर पे डिपेंड है, एमपी के और इंडिया के। असल में यहाँ पे इंटरनेशनल भी मेंशन्ड है, तो इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि हमारे ग्रैंड स्लैम हो गए, और इसके आगे बढ़ते हैं हम तो नेशनल करंट इवेंट्स जैसे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो करंट इवेंट्स ऑफ एमपी। एमपी के करंट इवेंट्स में आएगा एमपी की योजना, कोई रिसेंटली कोई योजना लॉन्च हुई है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, कोई बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये इकोनॉमी में भी आ सकता है एमपी के। फिर कौन सा अवार्ड किसको मिले एमपी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है आईसीटी। इसमें हमको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक आर्म, रोबोट के आर्म क्या काम, आर्म्स का क्या काम होता है, कौन सा रोबोट किस चीज के लिए बनाया गया, उसके थोड़े मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। मेनली फुल फॉर्म भी यहाँ से बहुत आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि इंडिया का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो किस एस्पेक्ट पे काम करता है, उधर से क्वेश्चन आ जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है जैसे कि G2B, ये इसका एग्जांपल ले लें हम ई बिज, तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस का पार्ट है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरीके की चीजें हमको पढ़नी है कि ई बिज किस चीज से रिलेटेड है, ये ई गवर्नेंस में आता है। फिर हम आते हैं इंटरनेट, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में अपना यूट्यूब आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। फिर फेसबुक आता है। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। लास्ट यूनिट पे जाते हैं हम, जो कि ट्राइब्स की यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। हमने ऊपर भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जहां भी ट्राइब मेंशन्ड है, जहां भी ट्राइब मेंशन्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि एमपी में इंडिया की सबसे ज्यादा ट्राइब रहती है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन से पार्ट में कौन सी ट्राइब रहती है, जैसे भील ट्राइब जो कि एमपी की सबसे बड़ी ट्राइब है वो वेस्ट एमपी में रहती है। इसके आगे हम बात करते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। ये जो पीवीटी ट्राइब हैं ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा रिजिड होती हैं, डेवलपमेंट पसंद नहीं करती हैं, ये पीवीटीजी ट्राइब होती हैं। और इसके आगे हम जाते हैं उनके आर्ट फॉर्म, उनके कल्चर, उनके लिटरेचर के बारे में हमको पढ़ना है। फिर ट्राइब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, जैसे खाजा नायक, भीमा नायक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। यहाँ पे मेंशन भी है ट्राइबल पर्सनालिटीज। और असल में ये टॉपिक एमपी का फ्रीडम स्ट्रगल, वहां पे भी कुछ पार्ट इसका कवर होता है। इसके आगे हम जाते हैं एमपी का फोक कल्चर और लिटरेचर, ये भी ऊपर की यूनिट में हमने जहाँ पे बात करी थी कि ये एक एक्स्ट्रा एज है एग्जाम के लिए, तो ये पार्ट कुछ कुछ रिपीट होते हैं सिलेबस में जो कि मैंने कवर किया है। हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे पीपीटीज नोट्स आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।